क्लास 12th के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ स्मिता शर्मा और कल आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और लास्ट एग्ज़ाम भी है। तो आशा करते हैं कि पिछले सारे पेपर अच्छे गए होंगे और भूगोल का पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो एक नज़र आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसको मानव के घर के रूप में समझा जाता है? आंसर है पृथ्वी को। पृथ्वी को के कितने घटक होते हैं? ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी के 2 घटक होते हैं, प्रकृति और जीवन। किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक कौन होती है? आंसर है प्रौद्योगिकी। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहदा मध्य भारत के किस क्षेत्र के जंगलों में रहता था? तो अबुझमाड़ के जंगलों में रहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है तो हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसकी संकल्पना है? आंसर है रेडजेल की। कैरी किस शहर में रहती थी? आंसर है ट्रांडहाइम में रहती थी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। अब सेकंड यूनिट से हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? इसका आंसर है 600 करोड़ से अधिक। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉर्ज पी क्रेसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। और विश्व का भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व कितना है? 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पहले पेपर में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर है ओशिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं? तो आंसर है 3 घटक। और 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 घटकों के नाम हमें बताना होंगे। तो ये हैं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का उदय कब हुआ? तो 1750 ईस्वी के आसपास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1750 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो अभी विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर 1.6% है, ठीक है। इसमें आगे प्रतिशत भी आ जाएगा। फिर है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर है अफ्रीका। और एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.6। और भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? प्रतिशत है 1.6% है, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर एशिया की और भारत की लगभग 1.6 है, ठीक है। तो भारत के में 1.64 भी है। चलिए, अगला चैप्टर है मानव विकास। इसमें से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने वही चैप्टर लिए हैं जो कि सिलेबस में हैं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस में से कुछ भी हमने नहीं लिया है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस हैं। मानव विकास में क्वेश्चन देख लीजिए कि वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ये आंसर ही आंसर है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि धनात्मक होती है या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक होती है। MCQ में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। विकास में सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। और भारत मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वो घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास के कितने उपागम होते हैं? 2 नंबर में आ सकता है। तो मानव विकास के 4 उपागम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 4 आंसर रहेगा और 2 नंबर में आए तो 4 उपागमों के नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं?
तो इसका आंसर होगा 53। 53 देश सम्मिलित हैं। सर्वोच्च मानव सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। और अभी देख लेते हैं कि मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था। तो भारत उस टाइम 126वें स्थान पर था। और 2020 में मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था? तो 131वें स्थान पर था। चलिए अगला चैप्टर है प्राथमिक क्रियाकलाप। इसमें पहला क्वेश्चन है मानव किन क्रियाकलाप से आय प्राप्त होती है? इसमें को आएगा, ठीक है, मानव को किन। अब नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाकलाप। इसमें पहला क्वेश्चन होगा मानव को किन क्रियाकलापों से आय प्राप्त होती है? तो आंसर है आर्थिक क्रियाकलापों से। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर के बाहर होता है उन्हें कौन से कॉलर कहते हैं? इसका आंसर है लाल कॉलर। क्योंकि हमारे सिलेबस में लाल कॉलर की चर्चा की है, इसलिए हम अदर्स की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिमकालीन समाज किन पशुओं पर निर्भर था? तो इसका आंसर है जंगली पशुओं पर निर्भर था। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो भोजन संग्रह एवं आखेट। अगला है च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा चिकल। च्युइंगम कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? च्युइंगम जपोटा वृक्ष से प्राप्त होता है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर होगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में गुज्जर अकेला भी पूछ सकते हैं, बकरवाल भी पूछ सकते हैं, या गद्दी या भूटिया पूछ सकते हैं, ठीक है, या ये चारों ही पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में कौन से पशुओं का पालन किया जाता है? तो आंसर होगा रेनडियर का पालन किया जाता है। फिर है आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि कार्य किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए इनके नाम भी हम देख लेते हैं। उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। अगला है अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको आ की पौध किसने लगाई थी? तो फ्रांसीसियों ने लगाई थी। भारत एवं लंका में चाय के बाद बाग होगा, यहाँ पर बागान, ठीक है। चाय के बागान किसने शुरू किए थे? तो ब्रिटेन वासियों ने शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद है मलेशिया में रबड़ के बागान किसने शुरू किए थे? तो ब्रिटेन वासियों ने शुरू किए थे। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल गेहूँ है। आगे देख लेते हैं कौन सी कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है? मिश्रित कृषि जो है वो विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोपीय क्षेत्र है। खट्टे फलों की खेती कहाँ की जाती है? तो में की जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्यूलिप की खेती कहाँ की जाती है? आंसर होगा नीदरलैंड में की जाती है। जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? उन क्षेत्रों को ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है कि ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं या ट्रक कृषि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोल खहुज नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब उससे निकलने के लिए किस विधि का प्रयोग, मतलब उसको निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें पहला क्वेश्चन है विनिर्माण से क्या आशय है? तो इसका
आंसर होगा वस्तु का उत्पादन। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का प्रयोग करना। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुटीर उद्योग। और निर्माण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बड़े पैमाने के उद्योग। और निर्माण की मध्यम इकाई तो आपको पता ही है कौन सी है? लघु उद्योग। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, परिवहन एवं संचार। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू किया गया? आंसर होगा विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के मध्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और साइबेरिया में हिम आच्छादित मैदान में स्लेज को खींचने के लिए किन पशुओं का उपयोग किया जाता है या जाता था? तो इसका आंसर होगा कुत्तों एवं रेंडियर का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस देश में चलाई जा रही है? तो यह भारत में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने महानगरों को आपस में जोड़ा गया है? तो 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया है और 2 नंबर में इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली टनल का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूरो टनल। फिर है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। अगला है, पार कैनेडियन रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो पार कैनेडियन रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है। उसके बाद है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को और किस नाम से जानते हैं? तो बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर का निर्माण किस सन में हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आंसर है पनामा नहर। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का वह कौन सा एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है? तो वो है जागी रोड में जॉन बील मेला। ठीक है, अगला है, सैलरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सैलरी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। किस शताब्दी में उपनिवेशवाद शुरू हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद शुरू हुआ था। चलिए अब हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आपको याद ही होगी कि रेड जेल या सैंपल के अनुसार, मैंने बार बार बोला है कि ये क्वेश्चन रेड जेल की परिभाषा भी पूछ सकते हो, सैंपल की भी पूछ सकते हैं। तो दोनों परिभाषाएं तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा तो ये आना ही है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद आप जानते ही हैं कि ये रेड जेल की अवधारणा है और उनका मानना था कि प्रकृति जो है वो सर्वोपरि है और मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगला है, संभववाद किसे कहते हैं? तो संभववाद हमें पता है कि ये विडाल डी ला ब्लास की संकल्पना है और ब्लास का मानना है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, और फिर है, नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद से क्या तात्पर्य है? तो नवनिश्चयवाद जो है वो ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है और उन्होंने कहा है कि मनुष्य को ऐसे काम करना चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान भी ना हो और प्रौद्योगिकी का काम भी हो सके। इसके लिए उन्होंने यातायात के नियमों के अनुसार पालन करने की शिक्षा हमें दी है कि जब भी हम कोई योजना या कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले हम देखें कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। अगर खतरा नहीं है तो उसकी तैयारी करें और जिस तरह हरी बत्ती दिखाते हैं कि भाई आगे बढ़ो, तो फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक, फिर मानव भूगोल के 4 उपागमों के नाम लिखिए जिनकी हम अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं। 4 उपागम के नाम बता दिए मैंने। ठीक है,
फिर है इकाई 2 से जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या घनत्व से कई बार मैंने बताया है, तो सिंपल सा है। और फिर जनसंख्या घनत्व का सूत्र तो बिल्कुल ही सरल है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। फिर है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो हो सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले वो भौगोलिक कारक पूछ लें या आर्थिक कारक पूछ लें, ठीक है। तो आप ये तैयार रखिएगा। फिर जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह हमेशा प्रतिशत में दर्ज की जाती है। फिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो आपने अभी 2 नंबर में मैंने बताया भी था कि 3 घटक होते हैं और उनके नाम भी बताए थे, ठीक। प्रवास के कोई 2 कारण लिखिए। तो प्रवास के 2 कारण हमने अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों कारक बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। फिर जनांकीय संक्रमण से क्या तात्पर्य है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास में कोई 2 अंतर लिखिएगा। ये हमने अभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में ये आंसर भी सॉल्व कर लिया है साथ साथ में। मानव विकास के 4 स्तंभ लिखिए। तो मानव विकास के 4 स्तंभ में समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चलिए अगला है प्राथमिक क्रियाकलापों के नाम लिखिए। ये तो पता ही है, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। स्थानांतरित कृषि तथा झूमिंग कृषि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार लिखिए, ये भी लिख दीजिएगा। रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फजेंडा किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है फजेंडा किसे कहते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है, भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। सामूहिक कृषि से क्या तात्पर्य है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये सब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इस यूनिट में आपके जो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है ना, तो अथवा शायद ये 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से इजीली फंस जाएंगे, ठीक है ना। फिर है विनिर्माण से क्या तात्पर्य है। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखिए। ये 3 नंबर में भी मैंने दिया है कि तो 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। लघु उद्योग में बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखिए। कृषि आधारित किन्हीं 4 उद्योग के नाम लिखिए। खनन आधारित किन्हीं 4 उद्योग के नाम लिखिए। अगला है परिवहन से क्या तात्पर्य है। वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार लिखिए। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो इस यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन आना है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, छोटे छोटे से आंसर हैं। उसके बाद 3 अंकों वाले प्रश्न देख लेते हैं हम। 3 अंकों वाले प्रश्न में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में 3 अंतर लिखिए। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि 2 अंतर भी पूछ सकते हैं। इसका मैंने एक कॉमन आंसर तैयार किया है द्वितीय क्रियाकलाप में, वो पूरा आंसर उठा के आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो अगर बृहद उद्योग में अंतर आते हैं और लघु उद्योग में, तो वो भी तैयार हो जाएगा। कुटीर उद्योग और बृहद उद्योग में अंतर आते हैं तो वो भी तैयार हो जाएगा। या इनकी विशेषताएं पूछते हैं तीनों की अलग अलग, तो वो भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है, आप ज़रा वो वाला वीडियो खोल के देख लेना, ठीक। फिर है रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिए। छोटे पैमाने के उद्योगों की भी 3 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जलवायु पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन में कोई 3 अंतर लिखिएगा। फिर कृषि आधारित उद्योग किन्हें कहते हैं, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। अगला है प्राथमिक एवं वित्तीय गतिविधियों यहाँ पर द्वितीय आएगा, द्वितीय गतिविधियों में अंतर लिखिए, ठीक है। फिर है स्वेज नहर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। पनामा नहर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। परिवहन एवं संचार के साधनों की कोई 3 विशेषताएं
के कोई 3 महत्व लिखिए। फिर है साइबर स्पेस इंटरनेट के कोई 3 महत्व लिखिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, पत्तनों के प्रकार लिखिए। ये सारे आंसर बुक में दिए हैं और इस चैप्टर में से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन इनमें से आपके आराम से फंस जाएंगे। ठीक है, नक्शे देख लीजिएगा। नक्शे हम पहले भी देख चुके हैं, तो नक्शों में सबसे पहले देख लीजिए, वर्ल्ड के नक्शे देख लेते हैं। मैक्सिको, ठीक है, और ये पेरू दिया है, ये पंपास घास के मैदान है, ये वेल्स घास के मैदान है और ये डाउन्स घास के मैदान हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है, बेल्ट्स जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान है, स्टेपीज और क्या है पुस्ता जो है वो यूरेशिया में है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और कैंटरबरी के घास के मैदान भी हैं जो कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रेरीज क्षेत्र। फिर है ट्यूलिप, यहाँ पर फूलों की खेती के लिए फेमस है और ये नीदरलैंड में है, तो नीदरलैंड भी ये है। फिर है जापान और इसके बाद है कैंटरबरी जो है वो घास के मैदानों वाला ये क्षेत्र है। चलिए अब हम विश्व के प्रमुख रेल मार्ग देख लेते हैं। पहला है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जो कि वैंकूवर से हैलिफैक्स तक फैला है। दूसरा है संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो कि सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जा रहा है। फिर उसके बाद है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ठीक है, ये है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक फैला है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फिर एक और इम्पोर्टेंट है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, है ना, सिडनी से पर्थ तक फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इनके अलावा आप पनामा नहर और स्वेज नहर भी तैयार कर लीजिए।